हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोना हर जगह बिखरा पड़ा है, बस ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग ही कारोबार संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते हैं। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। जबकि कायर निवेशक झुंड में चलने वाली भेड़ की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुके होते हैं। यह सब अंदरूनी इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी है और कुछ कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह देख लें, यह अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फर्क यह होता है कि आप अंदर से कितने दूर हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम में उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। मित्र इसीलिए तो होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। बात करते हैं चौथे कदम की। किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो। यही पैसे बनाने के बारे में भी सच है। हम में से ज्यादातर ने यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह यह है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं, थोड़े म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। वहां मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जिरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया तो इसके बाद मैं दूसरे फॉर्मूले की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और क्योलॉजिस्ट के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया है। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। यह तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हो। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी जगह हैं, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूँ। इसलिए काफी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेजी से बदल रहे संसार में आपका पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रायः आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह योग्यता अनमोल है। यह पैसे बनाने के ज्यादा तेज फॉर्मूले खोजने में अनमोल है, या आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं। पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमाने में उत्पन्न हुआ था। बात करते हैं 5वें कदम की। खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति।
यदि आप खुद पर काबू नहीं रख सकते तो अमीर बनने की कोशिश ना करें। निवेश करने, पैसे बनाने और उसे उड़ा डालने में कोई तुक नहीं है। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही ज्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद भी जल्द ही फक्कड़ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है वे तुरंत बाहर निकलकर एक नई कार खरीद लेते हैं या जहाज पर अन्य देशों की सैर करने निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरे 10 कदमों में कौन सा कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो इस कदम में माहिर बनना शायद सबसे मुश्किल है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अमीरों, गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों में पृथक करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है और जिनमें वित्तीय दबाव सहने की शक्ति कम होती है वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसा मैं कह चुका हूँ, अपने अमीर डैडी से मैंने यह सबक सीखा था कि संसार आपको इधर उधर धक्के मारेगा। संसार लोगों को चारों तरफ धक्के मारता है, इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे लोग दबंग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर आत्म अनुशासन वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। मैं जिन उद्यमी कक्षाओं में सिखाता हूँ उनमें मैं लोगों को लगातार याद दिलाता हूँ कि वे अपने प्रोडक्ट, सेवा या सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि प्रबंधन योग्यताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रबंधन की 3 सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं ये हैं। पहला, कैश फ्लो का प्रबंधन। दूसरा, लोगों का प्रबंधन। और तीसरा, व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूंगा कि इन तीनों का प्रबंधन करने की योग्यताएं सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति या परिवार, कारोबार, परोपकारी संगठन, शहर या देश के हिस्से के रूप में आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं ये तीनों उसमें भी मायने रखती हैं। ये सभी योग्यताएं आत्मानुशासन में महारत हासिल करने से बढ़ती है। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दे कथन को हल्के में नहीं लेता हूँ। खुद को सबसे पहले पैसे दें, यह कथन जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं लेकिन बहुत कम इस सलाह पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, वित्तीय साक्षरता इंसान को अंक पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और अंक पूरी कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे दें शब्द बोलते हैं क्या वे सचमुच उस पर अमल करते हैं। एक तस्वीर हजारों शब्दों जितनी मूल्यवान होती है। इसलिए आइए उन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और उन लोगों की भी जो ऐसा नहीं करते हैं। रेखा चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कोई फर्क देख सकते हैं। एक बार फिर इसके लिए कैश फ्लो को समझना होता है जो कहानी बताता है। अधिकतर लोग अंकों को देखते हैं और कहानी चूक जाते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? रेखा चित्र उन लोगों के कार्य दर्शाते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसे देने का विकल्प चुनते हैं। हर महीने अपने मासिक खर्च करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि लाखों लोग क्लासन की पुस्तक पढ़ चुके हैं और खुद को सबसे पहले पैसे दे कथन से परिचित हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो सचमुच अपने बिलों को सबसे पहले चुकाने में यकीन रखते हैं, और मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों की आवाजें सुन सकता हूँ जो अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान ना करें। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो पुस्तक कहती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसे दें। और पिछला रेखा चित्र उस कार्य की सही अकाउंटिंग तस्वीर थी। यदि आप सचमुच कैश फ्लो की शक्ति को समझ लें तो आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि पिछले रेखा चित्र के साथ क्या गलत है। यह 90% लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत क्यों करते हैं और इसके बावजूद बुढ़ापे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। किम और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स हैं जिन्हें खुद को सबसे पहले पैसे दें दृष्टिकोण के साथ बहुत समस्या आती है। कारण यह है कि ये वित्तीय पेशेवर भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं जब किसी कारणवश कैश फ्लो मेरे बिलों से कहीं कम था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंटेंट और बुककीपर दहशत में चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स विभाग आपको जेल भिजवा देगा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक कहानी इसी बारे में है, आत्म अनुशासन की शक्ति और आंतरिक सहन शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने मेरे काम करने के पहले ही माह में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग संसार की ठोकरें सहन करते रहते हैं
एक बिल वसूलने वाला आकर हड़काता है और आप या तो पैसे दे देते हैं, वरना सेल्स क्लर्क कहता है ओह इसे बस अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है मकान खरीद लें। सरकार मकान खरीदने पर टैक्स में छूट देती है। यह पुस्तक इसी बारे में है। आप में ज्वार के खिलाफ जाने और अमीर बनने का साहस होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, लेकिन पैसे के मामले में बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार बने। मेरे पास ऊंचे क्रेडिट कार्ड कर्ज और ऐशो आराम की चीजों के कर्ज नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आमदनी न्यूनतम इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए मेरी आमदनी निवाडा के एक कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त होती है। यदि मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूँ, लेकिन मैं वित्तीय दृष्टि से इतना चतुर हूँ कि किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं उपभोक्ता ऋण को पसंद नहीं करता। मेरे दायित्व वास्तव में 99% लोगों से ज्यादा है, लेकिन उनका भुगतान मैं नहीं करता। मेरे दायित्वों का भुगतान दूसरे लोग करते हैं। उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसलिए खुद को सबसे पहले पैसे देने का पहला नियम यह है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में ही करता हूँ, लेकिन यह उन छोटे महत्वहीन बिलों के मामले में ही होता है जो मुझे चुकाने होते हैं। कभी कभार जब पैसों की तंगी रहती है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने चिल्लाने देता हूँ। उनका सख्त होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकलकर ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, उस पैसे का निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने चिल्लाने देता हूँ। मैं आमतौर पर उन्हें सही समय पर पैसे दे देता हूँ। किम और मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतरीन है। हम बस दबाव के सामने नहीं झुकते और उपभोक्ता ऋण चुकाने के लिए अपनी बचत को खर्च नहीं करते या शेयरों को नहीं बेचते। इसमें बहुत ज्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए नीचे दी गई बातें याद रखें। पहला, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने में कोई समझदारी नहीं है। दूसरा, जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ ना डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि यह ज्यादा पैसा कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचे। इससे आपके पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएगी। मैं बहुत बार वित्तीय मुश्किलों में फंसा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ज्यादा आमदनी कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और अपने संपत्ति वाले कॉलम में मौजूद संपत्तियों की दृढ़ता से रक्षा की है। मेरा बुककीपर चिल्लाता हुआ दौड़ लगाकर छिप गया था, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले की रक्षा कर रहा था। संपत्ति का किला। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती है। बचत में हाथ डालना एक आम बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। मैं जानता हूँ कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं, तो संसार आपको वैसे भी हमेशा इधर से उधर धक्के मारेगा। यदि आपको वित्तीय दबाव पसंद नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए कारगर हो। एक अच्छा फॉर्मूला है कम खर्च करना, अपना पैसा बैंक में रखना, इनकम टैक्स में अपने न्यायपूर्ण हिस्से से ज्यादा भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदना और फिर औसत बने रहने की कसम खाना। लेकिन यह खुद को सबसे पहले पैसे दे नियम का उल्लंघन है। यह नियम आत्मत्याग या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मर जाएं। जीवन आनंद के लिए मिला है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आवाहन करते हैं, तो आपको जीवन की सारी चीजें मिल सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं, और इसी को वित्तीय बुद्धि कहते हैं। अब आते हैं छठे कदम पर। अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई बार मैं देखता हूं कि लोग अपने मकान के सामने एक तख्ती लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है मालिक द्वारा बिकाऊ है। या मैं टीवी पर लोगों को देखता हूं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसके विपरीत नीति पर चलना सिखाया था। वे पेशेवर को अच्छे पैसे देने में यकीन करते थे, और मैं भी उन्हीं की नीति पर चलता हूँ। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शेयर दलाल हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब है, अगर ये लोग पेशेवर हैं तो उनकी सेवाओं से आपका मुनाफा बढ़ना चाहिए, और वे मुझसे जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनकी बदौलत मैं उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूँ। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वह आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे कई ब्रोकर्स मेरे लिए यह करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया था जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज भी उनके साथ हूँ।
मैं किसी ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ उसकी जानकारी पर मैं उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, इसलिए मुझे यह बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसे कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक अच्छा ब्रोकर मेरे लिए पैसे तो कमाता ही है, इसके अलावा वह मेरा समय भी बचाता है। जैसा तब जब मैंने वह खाली जमीन $9,000 में खरीदी और उसे तुरंत $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपनी पोर्स कार जल्दी ही खरीद सकूं। ब्रोकर्स बाजार में मेरी आंख कान है, वे हर दिन मैदान में रहते हैं, इसलिए वहां मेरे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय मैं तो गोल्फ खेलना पसंद करूंगा। जो लोग अपना मकान खुद बेचते हैं शायद वे अपने समय को ज्यादा कीमती नहीं मानते हैं। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि मैं उस समय का उपयोग ज्यादा पैसे बनाने या अपने प्रियजनों के साथ गुजारने में कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मजेदार लगता है कि कई गरीब और मध्यवर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सेवा के बावजूद वेटर को 15-20% टिप देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% चुकाने में शिकायत करते हैं। वे व्यय वाले कॉलम में लोगों को टिप देकर खुश होते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को टिप देने से कतराते हैं। इसमें तो वित्तीय समझदारी नहीं है। याद रखें, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं। वे रियल एस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल एस्टेट नहीं होती, या होती भी है तो बहुत थोड़ी। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वालों में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूँ तो मैं पहले पता लगाता हूँ कि उसके खुद के पास कितनी जायदाद या शेयर है और वह कितने फीसदी टैक्स देता है, और यह मेरे टैक्स वकील या अकाउंटेंट पर भी लागू होता है। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल एस्टेट है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबार का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और उनमें से ज्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर वे आपकी ज्यादा मदद क्यों करेंगे? यह सरल सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हों और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है क्योंकि वे सिर्फ अपने मातहतों के साथ ही काम करना जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते। वास्तविक योग्यता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और चतुर व्यक्तियों का प्रबंधन करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों का एक संचालक मंडल होता है, आपका भी होना चाहिए। इसी में वित्तीय समझदारी है। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।